अग्री सेंट्रल के पॉडकास्ट आपकी खेती की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति और मैं हूं अजीत। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो एक मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है उस पर, और खास तौर पर ये भारतीय कृषि के लिए क्या मायने रखता है। हाँ, हमारे पास एक लेख के कुछ अंश है जिसका शीर्षक है भारत यूके व्यापार समझौता, कृषि को वैश्विक बाजार। तो हमारा विश्लेषण उसी पर आधारित है। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये समझौता भारतीय किसानों और उनके जो कृषि उत्पाद हैं उनके लिए दुनिया का बाजार कैसे खोल सकता है। बिल्कुल। तो इस समझौते की परतों को खोलते हैं। सुना है इसे कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। हाँ, शुरुआत एक बहुत बड़े अवसर से करते हैं। देखिए, ये समझौता भारतीय किसानों को ब्रिटेन का जो प्रीमियम कृषि आयात बाजार है, जो करीब 85 अरब पाउंड का है, वहां सीधी पहुंच दे सकता है। 85 अरब पाउंड? हाँ, और वो भी अहम बात ये है कि बिना किसी शुल्क के, मतलब ड्यूटी फ्री। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं लगता, ये तो एक रणनीतिक बदलाव जैसा लग रहा है। क्या लेख बताता है कि ये रणनीतिक क्यों है? जी, लेख इसे भारत की कृषि, फिर गांव की जो आजीविका है और जो हमारा निर्यात पर आधारित विकास का मॉडल है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम बता रहा है। प्रीमियम बाजार का मतलब है कि किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं उनके उत्पादों के। अच्छा, मतलब सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी और वैल्यू पे फोकस बढ़ेगा। और कौन से खास उत्पाद हैं जिन्हें फायदा मिलने की उम्मीद है? जाहिर है शुल्क हटेगा तो कुछ चीजों पर असर दिखेगा। बिल्कुल। लेख के अनुसार ब्रिटेन में 95% से ज्यादा भारतीय कृषि और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उन पर टैरिफ, मतलब ड्यूटी, खत्म हो जाएगी। 95%? हाँ, जैसे कि? जैसे आपकी हल्दी हो गई, काली मिर्च, दालें, आम का गूदा, अचार, और आजकल जो चलते हैं रेडी टू ईट फूड्स, फल, सब्जियां, अनाज, ये सब। वाह, मतलब ये सारी चीजें ब्रिटिश सुपरमार्केट में सीधे सीधे सस्ती हो सकती हैं फिर। हाँ, क्या इससे हमारे कंपटीशन पर भी असर पड़ेगा? जैसे यूरोप के दूसरे देश भी तो भेजते हैं ना वहां सामान। निश्चित रूप से। जैसे नीदरलैंड है, जर्मनी है, उनके मुकाबले भारतीय उत्पादों को कीमत का फायदा मिलेगा। और ये भी है कि कम कीमतों से ब्रिटेन में इन भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। अच्छा, जो हमारे निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। हाँ ये तो है। लेख में तटीय राज्यों का भी जिक्र था शायद, उनके लिए क्या खास है इसमें? जी हाँ, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों के जो समुद्री उत्पादक हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। कैसे? जो झींगा है, टूना मछली, मछली का भोजन, इन सब पर पहले करीब 4.2% से 8.5% तक का शुल्क लगता था। वो अब शून्य हो जाएगा। शून्य शुल्क? अरे वाह, इससे तो निर्यात में काफी बढ़ोतरी होनी चाहिए फिर। अनुमान यही है कि अकेले इस समुद्री उत्पाद के क्षेत्र में निर्यात 20 से 50% तक बढ़ सकता है। 20 से 50%? ये तो बहुत मायने रखता है उन राज्यों की अर्थव्यवस्था और मछुआरों के लिए। बिल्कुल, एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन अजीत, एक सवाल ये भी है कि क्या समझौते में भारतीय किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन के सस्ते उत्पाद हमारे बाजार में भर जाएं? हाँ, ये चिंता वाजिब है, पर ऐसा लगता है कि संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। लेख में जिक्र है कि गेहूं, चावल, बाजरा, सेब, फिर डेयरी उत्पाद, खाने का तेल। अच्छा, ये सब। हाँ, इन जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को टैरिफ में छूट से बाहर रखा गया है। ओह, ठीक है। तो ये कदम शायद घरेलू उत्पादकों, खासकर जो छोटे किसान हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। ये जानना जरूरी था। अच्छा, क्या कुछ नए या जो उभरते हुए कृषि उत्पाद हैं उनके लिए भी इसमें कोई मौका है? हाँ बिल्कुल, ये समझौता है जैसे कटल है, या आजकल ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों का चलन है, बाजरा जिसे मिलेट्स कहते हैं। हाँ, मिलेट्स। इन जैसी नई फसलों के लिए भी ब्रिटेन का बाजार खुल सकता है। और साथ ही जो ब्रांडेड उत्पाद हैं जैसे इंस्टेंट कॉफी, चाय, मसाले, और यहाँ तक कि गोवा की फेनी और नासिक की वाइन, जिन्हें जीआई टैग मिला है। हाँ, जीआई टैग वाले उत्पाद। हाँ, उनकी एक खास पहचान है, गारंटी है। तो ये उत्पाद भी ब्रिटेन में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कच्चा माल नहीं, बल्कि जो वैल्यू एडेड ब्रांडेड भारतीय उत्पाद है उनको भी बढ़ावा मिल सकता है। सही समझिए आप। इससे गांव की अर्थव्यवस्था में आय के नए स्रोत बनेंगे, और भारत जो अभी ज्यादातर सिर्फ मात्रा के आधार पर निर्यात करता है, वो मूल्य आधारित मॉडल की ओर बढ़ सकता है। मतलब कम मात्रा भेजकर भी ज्यादा कमाई। बिल्कुल। व्यापार में अक्सर ये जो प्रक्रियाएं होती हैं जैसे जांच वगैरह, वो भी बड़ी दिक्कत देती हैं। क्या इस बारे में भी कुछ सोचा गया है? हाँ, लेख में एक SPS
यानी स्वस्थता और पादप सुरक्षा उपायों पर केंद्रित उप समिति बनाने की बात कही गई है। SPS समिति, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब निर्यातकों के लिए आसान होगा कुछ? इसका मकसद यही है कि जो संवेदनशील शिपमेंट्स होती हैं, जैसे बासमती चावल या समुद्री उत्पाद, उनकी जो जांच प्रक्रियाएं हैं, जैसे कीटनाशक अवशेषों की जांच वगैरह, हाँ, वो काफी लंबी खिंच जाती हैं कभी-कभी। हाँ, तो उन प्रक्रियाओं को तेज और आसान बनाया जाए। अगर ये सरल होती हैं तो भारतीय निर्यातकों का समय बचेगा, लागत कम होगी और वो यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों के बराबर आ सकेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये समझौता भारतीय कृषि को दुनिया के मंच पर आगे बढ़ाने की काफी क्षमता रखता है। किसानों की आय बढ़ सकती है, हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हाँ, क्षमता तो निश्चित रूप से है ज्योति, लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये भी उठता है कि इस समझौते का जो लाभ है वो जमीनी स्तर तक, खासकर छोटे और सीमांत किसानों तक असरदार तरीके से कैसे पहुंचेगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ समझौता कर लेना काफी नहीं होगा। उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने लायक कैसे बनाया जाए, इसके लिए किन और कदमों की जरूरत होगी, ये भविष्य में देखना होगा। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी आज की हमारी गहरी चर्चा भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते और भारतीय कृषि पर इसके असर को लेकर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और कृषि से जुड़े ऐसे ही जरूरी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।